नमस्कार, मेरा नाम है दिवेश। आज मैं आपको किसी कंपनी की बोरोइंग पावर्स यानी कि उसकी ऋण लेने से संबंधित क्या क्या अधिकार हैं उसके बारे में आज हम कुछ जानकारी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले हम जानते हैं कंपनी क्या होती है। कंपनी, जैसा कि हम सबको पता है, कंपनी कुछ व्यक्तियों का समूह है, यानी कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मिलके बिजनेस को करते हैं। अब जब उस कंपनी को बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए कंपनी के पास जो पूंजी चाहिए, अगर कंपनी के पास वो पूंजी पर्याप्त नहीं है, कैपिटल इनसफिशिएंट है, तो उस इनसफिशिएंट कैपिटल की कमी को पूरा करने के लिए कोई कंपनी बाहरी संसाधनों से यानी कि एक्सटर्नल वेरियस रिसोर्सेज से फंड्स को इकट्ठा कर सकती है, यानी कि मनी को उधार ले सकती है। बाहरी व्यक्तियों से मनी को उधार लेना, ये हमारा कहलाता है मनी को बोरो करना। कोई कंपनी कितना अमाउंट बाहरी व्यक्तियों से बोरो कर सकती है, उसी को हम कहते हैं बोरोइंग पावर्स ऑफ ए कंपनी। जैसा कि मैंने आपको मीनिंग में दिखाया है, टू फुलफिल अनएक्सपेक्टेड, यानी कि आपको अभी नहीं पता कि अभी आपको कितना चाहिए, लेकिन आपको कुछ अमाउंट चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए। वही मैंने लिखा, टू फुलफिल अनएक्सपेक्टेड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर रनिंग बिजनेस, यानी किसी बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी को नहीं पता कि कितने पैसे चाहिए, कितनी पूंजी की आवश्यकता है, तो आप उस पूंजी को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। इसके लिए कंपनी के पास अधिकार होता है कि वो भिन्न भिन्न रिसोर्सेज से, अलग अलग संसाधनों से उस पैसे को उधार ले सकती है। कोई कंपनी सिर्फ शेयर्स की या अंशों के रूप में ही नहीं, बल्कि कोई कंपनी पब्लिक लोन्स की फॉर्म में भी पैसे को उधार ले सकती है। यानी कि कंपनी के लिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो शेयर्स ही इशू करके लोगों को इनवाइट करे और पैसे को इकट्ठा करे। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो उस एडिशनल कैपिटल को शेयर्स इशू करके ही कलेक्ट करे, बल्कि कंपनी शेयर्स के सिवा और भी अन्य साधनों से जब पूंजी को इकट्ठा करती है, तो उसे हम कह सकते हैं कि कंपनी किन किन संसाधनों से पूंजी को इकट्ठा कर रही है, और वो जो साधन हम प्रयोग करेंगे वो सभी साधन हमारे सोर्सेस ऑफ बोरोइंग्स कहलाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं। इसमें एक केस है, जनरल ऑक्शन एस्टेट कंपनी वर्सेस स्मिथ। इसका जो केस था, इस केस में देखा गया कि कंपनीज दो प्रकार की होती हैं, व्यापारिक कंपनी और गैर व्यापारिक कंपनी। अगर आपकी कंपनी एक व्यापारिक कंपनी है, यानी कि ट्रेडिंग कंपनी है, तो कंपनी के चाहे आर्टिकल्स यानी कि अंतर नियमों में चाहे कंपनी ने नहीं लिखा कि उसके पास ऋण लेने का अधिकार है, फिर भी ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि ये एक समझी हुई बात है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस में क्लियरली डिफाइन है कि चाहे किसी कंपनी ने अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा है, फिर भी उस कंपनी के पास बाहर से लोन लेने का या मनी को बोरो करने का अधिकार होता है। अब बात आती है इस जनरल ऑक्शन एस्टेट वर्सेस स्मिथ केस की। अगर किसी कंपनी के अंतर नियमों में नहीं लिखा है तो भी वो कंपनी बाहर से फंड्स को बोरो कर सकती है, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो कंपनी उस लोन के बदले में एसेट्स को भी रख सकती है। लेकिन अगर कंपनी के आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ कि कंपनी लोन ले सकती है, तो कंपनी अपनी उस लोन के बदले में ज़रूरी नहीं है कि अपनी किसी एसेट को भी गिरवी रखे या सिक्योरिटी की फॉर्म में रखे। अगर कंपनी नॉन ट्रेडिंग कंपनी है तो ऐसी कंपनी पब्लिक से तब तक लोन नहीं ले सकती जब तक कि उसके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा करने के लिए उसे अधिकृत ना किया गया हो। यानी कि जब तक किसी कंपनी के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उस कंपनी को लोन लेने के लिए ऑथोराइज नहीं कर देते, तब तक ऐसी गैर व्यापारिक कंपनी यानी नॉन ट्रेडिंग कंपनी
बाहर से पब्लिक लोन को नहीं पिक कर सकती। अब यदि किसी कंपनी का मेमोरेंडम बनाया गया है तो मेमोरेंडम को हम कहते हैं कि ये कंपनी का बाउंड्री वॉल है, जिसके अंदर रहते हुए ही किसी कंपनी को अपने कार्यों को पूरा करना है। कंपनी का मेमोरेंडम हमें वो मैक्सिमम लिमिट बताता है जिसके अंदर रहते हुए हमें लोन लेना है। उससे ज़्यादा लोन कोई भी कंपनी नहीं ले सकती है। और कंपनी के आर्टिकल्स में हमने पढ़ा हुआ है कि ये कंपनी के इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस को डिफ़ाइन करते हैं। आर्टिकल्स में लिखा जाता है कि आपने जो लोन की सीमा मेमोरेंडम में तय की है उस लोन को आप पब्लिक से किस तरह से लेंगे, किस प्रक्रिया से लेंगे, उसे हम कहते हैं द प्रोसीजर फॉर टेकिंग लोन्स फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स। अब कंपनी का जो केस था उसमें लिखा हुआ था कि कंपनी के पास चाहे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है तो भी कंपनी के पास लोन लेने का अधिकार होता है। कंपनी अपनी ऋण लेने से संबंधित शक्तियों का किसी भी लिमिट तक प्रयोग कर सकती हैं जब तक कि उसकी वो लिमिट्स मेमोरेंडम में डिफ़ाइन नहीं है। अगर किसी कंपनी के मेमोरेंडम में लिमिट्स डिफ़ाइन हैं तो कंपनी उस डिफाइंड की गई लिमिट्स के अंदर रहते हुए ही लोन्स को ले सकती हैं। अगर किसी कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि कंपनी के पास ऋण लेने का अधिकार है तो कंपनी उस अधिकार से बाहर जाके कभी भी लोन को नहीं ले सकती है। अगर कोई लोन कंपनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके लिया गया है और उस लोन के लिए कोई गारंटी दी गई है तो ऐसी गारंटी जो उस लोन के लिए दी गई है वो इनवैलिड मानी जाएगी और ऐसे लोन को भी कंपनी के अगेंस्ट लोन नहीं माना जाएगा क्योंकि वो लोन कंपनी की सीमा क्षेत्र से बाहर था। अगर कोई ऐसा लोन जो कंपनी के सीमा क्षेत्र से बाहर लिया जाता है और उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई अनुबंध किया जाता है तो उसको हम कहते हैं वॉइड एब इनिशियो, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो शुरुआत से ही यानी स्टार्टिंग से ही गलत तरीके से चल रहा है, उसके लिए गलत प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, जो रूल्स रेगुलेशंस किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में स्टार्टिंग से अप्लाई हो रहे हैं, अगर वो रूल्स रेगुलेशंस स्टार्टिंग से ही गलत हैं तो हम कहेंगे ऐसा अनुबंध माननीय नहीं होता, वो शुरू से ही गलत करार कर दिया जाता है और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी कंपनी में इम्प्लीमेंट या उसे लागू नहीं किया जा सकता, चाहे ऐसे अनुबंध पे कंपनी के सभी मेंबर्स के हस्ताक्षर ही क्यों ना हो। यहाँ तक हमने पढ़ा कि कंपनी के बोरोइंग पावर्स क्या होती हैं, कंपनी कितना लोन ले सकती है और कंपनी जब उस लोन को लेगी तो कंपनी के पास वो अधिकार होता है लोन लेने का। अगर कंपनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके लोन लिया जाता है और उस लोन के लिए कोई अनुबंध किया जाता है तो ऐसा अनुबंध भी माननीय नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे लॉफुल बोरोइंग, यानी कि कानून की नज़रों में जब आप लोन ले रहे हो तो उस लोन की कुछ सीमाएं होती हैं। उस सीमाओं के लिए हमने कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ धाराओं को पढ़ना होगा। ऐसी ही दो धाराएं हमारे पास दी हुई हैं, सेक्शन 11 और सेक्शन 180। सेक्शन 11 यानी कि सेक्शन 11 कहता है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके लोन नहीं लेती, ये हमने पहले पढ़ा। लेकिन सेक्शन 11 में लिखा गया है कि कंपनीज जो हमें पता है दो प्रकार की होती हैं, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। तो सेक्शन 11 ने कहा अगर कोई प्राइवेट कंपनी लोन लेना चाहती है, आई एम रिपीटिंग, अगर कोई प्राइवेट कंपनी लोन लेना चाहती है तो वो कंपनी अपने रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आते ही लोन लेना स्टार्ट कर सकती है, कंपनी के पास ऐसा अधिकार है। लेकिन अगर वो कंपनी पब्लिक कंपनी है, वो सार्वजनिक कंपनी है, तो सार्वजनिक कंपनी सिर्फ अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आते ही लोन नहीं ले सकती है। ऐसी कंपनी को लोन लेने के लिए पहले अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब तक ये सर्टिफिकेट पब्लिक कंपनी के पास नहीं आता तब तक पब्लिक कंपनी फंड्स को बोरो
नहीं कर सकती। ये था हमारा सेक्शन 11, जिसमें मैंने लिखा इट डिफाइंस द टाइम व्हेन ए कंपनी कैन टेक लोन और कांट टेक लोन, यानी कि कोई कंपनी किस समय लोन ले सकती है और किस समय लोन नहीं ले सकती। मैं दोबारा से बता रही हूँ, सेक्शन 11 कंपनीज एक्ट 2013 में जिसके बारे में बताया गया, इसमें कहा गया कि जब कोई कंपनी फंड्स को बोरो करना चाहती है तो उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई होगी कि क्या वो कंपनी सार्वजनिक कंपनी है या वो कंपनी निजी कंपनी है। अगर कंपनी सार्वजनिक है यानी पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी सिर्फ अपने रजिस्ट्रेशन होते ही उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे फंड्स को बोरो नहीं कर सकती। ऐसी कंपनी को फंड्स बोरो करने के लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो ऐसी कंपनी को फंड्स बोरो करने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ही रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर पब्लिक कंपनी है तो वो अपने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के सर्टिफिकेट के रिसीव होते ही ऐसी कंपनी शेयर्स और डिबेंचर्स को पब्लिक को ऑफर करना स्टार्ट कर देती है। अब बात आती है कंपनी के आर्टिकल्स की। कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा जाता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स जो कंपनी के बिजनेस को चलाते हैं, कंपनी की जनरल मीटिंग में या तो कंपनी के जनरल मीटिंग में मेंबर्स के पास या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स के पास अधिकार होता है कि वो कंपनी से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाहर से लोन्स बोरो कर सकते हैं। जनरली कंपनी यानी कि यूजुअली क्या होता है कि कंपनी के संचालक यानी कि डायरेक्टर्स एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही लोन ले सकते हैं। यानी कि जैसे मैं कहती हूँ कि किसी कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि वो कंपनी 25 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं ले सकती, तो इसका मतलब वो 25 लाख रुपीज़ कंपनी के डायरेक्टर्स की लिमिट है। इससे ज़्यादा कंपनी के डायरेक्टर फंड्स को बोरो नहीं कर सकते। लेकिन अगर कंपनी को 25 लाख से ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो अभी हमने पढ़ा कि डायरेक्टर्स के पास तो ये अधिकार नहीं है, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के मेंबर्स को बोल सकते हैं और कंपनी के जनरल मीटिंग में यानी कि सामान्य मीटिंग में, सामान्य सभा में उस 25 लाख से ज़्यादा अमाउंट लेने के लिए डिसीजन लिया जा सकता है। ये था हमारा सेक्शन 11। दूसरा सेक्शन हमारा आता है सेक्शन 180। सेक्शन 180 कहता है कि अगर कोई भी बोरोइंग यानी कि कोई भी उधार जो कंपनी के डायरेक्टर्स ले रहे हैं उसका क्वांटम बताता है, उसके लिमिट बताता है, यानी कि हम कितने अमाउंट में वो लोन ले सकते हैं, उस लोन का अमाउंट कितना होना चाहिए। वो अमाउंट हमारा पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो इनके टोटल से ज़्यादा वो लोन वाला अमाउंट नहीं होना चाहिए। कोई भी कंपनी के डायरेक्टर्स इस लिमिट से ज़्यादा का लोन नहीं ले सकते हैं। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी की पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से या इसकी लिमिट से ज़्यादा का लोन लेते हैं तो ऐसे लोन को अल्ट्रा वायरस ना डायरेक्टर्स माना जाएगा, यानी कि संचालकों ने कंपनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके ऐसे फंड्स को बोरो किया है। ये है हमारा सेक्शन 180। आगे हम पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन बोरोइंग पावर्स ऑफ ए कंपनी, यानी कि किसी कंपनी को जो उधार लेना है उस अधिकार को लेने के लिए क्या क्या प्रतिबंध हो सकते हैं। ये प्रतिबंध अभी हमने पढ़े जो कि सेक्शन 11 और सेक्शन 180, 2 प्रतिबंध तो यही हो जाएंगे। तीसरा हम कह सकते हैं कि टाइम, क्वांटम, और थर्ड हमारे पास है लायबिलिटी अगेंस्ट लोन्स, यानी कि हम बाहर से लोन तो ले रहे हैं, मनी तो बोरो कर रहे हैं, जो व्यक्ति हमें उधार दे रहे हैं उनके लोन की सुरक्षा हेतु जब कंपनी अपनी एसेट्स को लायबिलिटी मान लेती है, यानी कि कंपनी ने जो फंड्स बाहर से लिए हैं, जो पैसा बाहर से लिया है, उन लोगों का पैसा चुकाने के लिए जब कंपनी अपनी एसेट्स को गिरवी रख देती है, पहला ऑप्शन, जब कंपनी ऐसे लोन को चुकाने के लिए जो बाहर से लिया गया है अपनी एसेट्स को गिरवी रख देती है, तो ये भी कंपनी की लायबिलिटी शो करता है। नंबर 2, कोई कंपनी अपनी रिजर्व कैपिटल के अगेंस्ट भी लोन नहीं ले सकती है,
ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है। तीसरा, कोई भी कंपनी जब फंड्स को बोरो करेगी तो वो दिखाएगा कि कंपनी की अनपेड कैपिटल के ऊपर हमेशा कंपनी का एक लायबिलिटी है कि कंपनी ने बाहरी व्यक्तियों का पैसा देना है। ठीक है, हमने पढ़ा फ्री रिजर्व भी पढ़ा। फ्री रिजर्व हमारे वो रिजर्व्स होते हैं जो हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए साइड में अमाउंट इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि जैसे ही हमें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो जिसके लिए हमने वो फंड्स कलेक्ट किए हैं, हम उस पैसे का प्रयोग वहाँ कर सकें। अब यहाँ तक हमने पढ़ा कि कंपनी के ऊपर कुछ प्रतिबंध लग सकते हैं, कंपनी किस तरह से फंड्स बोरो कर सकती है, कंपनी को फंड्स बोरो करने के लिए कुछ सेक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी लिखा गया है कि कंपनी किस किस तरह से लोन ले सकती है, कितने अमाउंट में ले सकती है, कंपनी के डायरेक्टर्स कितना लोन ले सकते हैं, डायरेक्टर्स जब लोन लेंगे तो वो किस प्रक्रिया को या किस प्रोसीजर को फॉलो करके लोन लेंगे, हमने ये सब भी पढ़ा। इसके बाद एक पॉइंट आपके पास आएगा, डिपॉजिट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी का जैसा कि हम सबको पता है, बैंकिंग कंपनी यानी कि पब्लिक से फंड्स को एक्सेप्ट करना, यानी डिपॉजिट के फॉर्म में। जैसे हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो हमने वो पैसा जमा कराया तो वो डिपॉजिट हो गया, बैंक के पास वो पैसा पड़ा है तो यानी कि वो एक डिपॉजिट है। जब बैंक ऐसे अमाउंट को किसी दूसरे को दे देता है तो इसका मतलब बैंक ने उस डिमांड करने वाले व्यक्ति को वो पैसा दे दिया, तो यानी उस व्यक्ति ने बोरो किया और बैंक ने उसको दे दिया। अब हम कह रहे हैं कि हमने बैंक में जो पैसा जमा कराया, यानी कि बैंक उस जमा किए गए पैसे को रख रहा है और आप जब भी चाहें अपने पैसे को वापस ले सकते हैं, तो बैंक आपके मांगने पे ही, डिमांड के टाइम पे ही उस पैसे को अगर वापस करने की कंडीशन में है, बैंक वो वापस दे रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बैंक ने उस डिपॉजिट को आपसे उधार लिया है। आई एम रिपीटिंग माई लाइन, दैट इज़ डिपॉजिट ऑफ ए बैंकिंग कंपनी। यदि कोई व्यक्ति बैंक में पैसे जमा करा रहा है या बैंक का बिजनेस है कि वो लोगों से फंड्स को एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, लेकिन ऐसे डिपॉजिट्स को या ऐसे जमा कराए गए पैसे को अगर बैंक उन्हें वापस पे कर देता है किसी भी टाइम पे, जिस भी समय वो जमा कराने वाला व्यक्ति मांगता है, और यही उस बैंकिंग कंपनी का बिजनेस है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बैंक ने उस डिपॉजिट को बोरोइंग की फॉर्म में लिया है। यहाँ तक हमने पढ़ा डिपॉजिट्स ऑफ ए बैंकिंग कंपनी। अगला टॉपिक हमारा है अल्ट्रा वायरस बोरोइंग्स। अल्ट्रा वायरस बोरोइंग्स होती हैं कि जो ऋण कंपनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके लिया गया है उसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायरस बोरोइंग्स। यानी कि ये दो प्रकार की हो सकती हैं, जो ऋण कंपनी की शक्तियों से, कंपनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके लिया गया है, तो वो लोन हमारे या ऋण वो कभी भी मान्य नहीं होंगे। इस तरह के अमान्य ऋण में दो ऋण आते हैं। पहला है हमारा अल्ट्रा वायरस द कंपनी, दूसरा अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स। पहले की अगर बात करें, बोरोइंग्स जो कि अल्ट्रा वायरस हैं, कंपनी के अगेंस्ट हैं, यानी कि कंपनी के मेमोरेंडम में जितना लिमिट डिफाइन किया गया है कि आप कितने अमाउंट को लोन की फॉर्म में ले सकते हो, अगर कोई कंपनी उस लिमिट से बाहर जाके फंड्स को बोरो कर रही है तो हम कहेंगे कि वो अमाउंट, वो लोन अल्ट्रा वायरस द कंपनी है, वो बोरोइंग अल्ट्रा वायरस द कंपनी है। अगर कोई कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर रहते हुए लोन नहीं लेती या उससे ज़्यादा का लोन ले लेती है, या कंपनी ऐसे फंड्स को लेने के लिए ऑथोराइज नहीं है, तो ऐसे लिए गए ऋण को अवैध माना जाता है। और ऐसे लोन के लिए अगर कोई गारंटी दी गई है, कोई सिक्योरिटी दी गई है, तो ऐसी गारंटी भी लीगल मायनों में मान्य नहीं है। इसके परिणाम क्या होंगे, यानी कि हमने कहा कि अगर कोई लोन, कोई बोरोइंग कंपनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके ली गई है तो इसका परिणाम यही होगा कि इस तरह से ली गई राशि अमान्य मानी जाएगी, और ऐसी राशि के लिए, ऐसे लोन के लिए अगर हमने कोई गारंटी दी है तो वो गारंटी भी हमारी अमान्य होगी। और ऐसे लोन से संबंधित कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं माना जाएगा, ना ही वो कंपनी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
कानून की नज़रों में यानी कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्ट्रा वायरस बोरोइंग्स कंपनी को कभी भी ये नहीं कहती है कि ये कंपनी का डेब्ट है, क्योंकि वो कंपनी का ऋण क्षेत्र से बाहर जाके लिया गया ऋण है। इसलिए जो अल्ट्रा वायरस बोरोइंग्स है कंपनी की, वो कभी भी कंपनी के अधिकार में या कंपनी के डेब्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और ऐसे ऋणदाता भी कभी कंपनी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते कि कंपनी ने हमारा पैसा नहीं दिया, क्योंकि कंपनी के अधिकार से बाहर लिया गया पैसा कंपनी के लिए मान्य नहीं है। तो कंपनी ऐसे फंड्स को भी कभी भी रीपे नहीं करेगी। दूसरा टॉपिक हमारे पास है अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स, यानी कि कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी के संचालक, उन संचालकों की भी कुछ अधिकार सीमा होती है। जब डायरेक्टर्स अपने उस अधिकार सीमा से बाहर जाके फंड्स को बोरो कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स, यानी कि ऐसी बोरोइंग्स जो डायरेक्टर्स ने अपने सीमा क्षेत्र से बाहर जाके ली हैं उनको हम कहेंगे बोरोइंग्स अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स। इसमें हम कहते हैं कि कंपनी ने अगर कोई बोरोइंग की तो वो बोरोइंग वैलिड तो होगी, क्योंकि वो कंपनी के डायरेक्टर्स ने ली है। लेकिन अगर कंपनी के डायरेक्टर्स ने कोई ऋण, यदि ऐसा कोई ऋण कंपनी के संचालकों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके लिया है तो वो मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर ऋणदाता प्रूव कर देते हैं कि उन्होंने गुड फेथ में कंपनी के संचालकों को ऋण दिया था, लोन दिया था, तो ऐसे संचालकों को उस लोन को कंपनी को देने का अधिकार है और संचालकों को दिया गया ऐसा ऋण कंपनी को वापस भी करना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि कुछ ऐसे लोन लिए जा सकते हैं, कुछ ऐसी बोरोइंग्स हो सकती हैं जो कि कंपनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं या फिर संचालकों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब हम कहें कि ऋणदाताओं ने या लेंडर्स ने हमें लोन तो दे दिया, हमारी कंपनी को लोन तो दे दिया, लेकिन क्या वो व्यक्ति अपने लोन को वापस नहीं पा सकते? क्या उनको उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 में इसके लिए भी कुछ रेमेडीज़ या कुछ उपचार दिए गए हैं जो कि एक ऋणदाता के लिए उपलब्ध हैं। जैसे हम पढ़ सकते हैं कि अगर ऋणदाता को ये पता चल जाता है कि कंपनी ने उसके पैसे को कहाँ लगाया है, यदि ऋणदाता को ऐसा पता चल जाता है तो ऋणदाता कंपनी की उस एक्टिविटी का पता करके कंपनी से वो फंड को रिक्लेम कर सकता है। नंबर 2, अगर ऋणदाता को ये पता चल जाता है कि कंपनी ने उसके द्वारा दिए गए पैसे को अभी तक प्रयोग नहीं किया है तो ऐसा व्यक्ति कंपनी को उस पैसे का अब प्रयोग करने से रोक सकता है। तीसरा, अगर व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि कंपनी ने उस व्यक्ति से लिए गए पैसे का प्रयोग अन्य लेनदारों को पे करने के लिए कर दिया, यानी कि दूसरे क्रेडिटर्स को पे कर दिया उसके पैसे से, तो ऐसा व्यक्ति उन पे किए गए क्रेडिटर्स से उनके अधिकार ले सकता है, फिर वो कंपनी का क्रेडिटर बन जाएगा। नंबर 4, हम कह सकते हैं कि वो अपने डैमेजेस को रिक्लेम कर सकता है, उसकी रिकवरी कर सकता है। जैसे अगर कंपनी के डायरेक्टर्स ने फंड्स बोरो किए हैं और ऐसे फंड्स जो बोरो किए गए हैं वो कंपनी के अधिकारों से बाहर हैं, कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल से भी बाहर हैं, तो ऐसे लेंडर्स क्या करेंगे कि कंपनी के संचालकों से पैसा ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा ऋण जो कंपनी के सीमा क्षेत्र से बाहर है तो डायरेक्टर्स को तो पता था ना, तो ऐसे व्यक्ति डायरेक्टर्स से अपने पैसे को रिक्लेम कर सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा अल्ट्रा वायरस द बोरोइंग्स, ये सब। तो ये एक हमने बेसिक तरीके कुछ पढ़े कि हम किस तरह से फंड्स को बोरो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या वायरसेस फॉलो हो सकते हैं, यानी कि अल्ट्रा वायरस क्या हो सकते हैं, कुछ प्रतिबंध लग सकते हैं। अब जब कंपनी फंड्स को बोरो कर रही है तो फंड्स को अलग अलग संसाधनों से भी बोरो किया जा सकता है। वो संसाधन हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, जिसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि फ़ंड्स को बोरो कैसे कैसे किया जा सकता है। यहाँ तक हमने पढ़ा कि लोन लेना,
किस तरह से लेना है, अगर आपका वो लोन कंपनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो उसके लिए ऋणदाता खुद को कैसे बचा सकता है, उसके पास क्या क्या उपचार हैं। अगर बैंकिंग कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने मनी बोरो किया है। हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात की, कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। हमने कहा कि कंपनी जो फंड्स लेगी वो कुछ सेक्शंस को फॉलो करके लेगी, कुछ कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को वो फॉलो करके उन फंड्स को बोरो कर सकती है। थैंक यू सो मच।